बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो ये है कि नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत के बारे में आगाही और दिलचस्पी पैदा की जाए। हुनरमंद अफराद की अगर हम बात करें, किसी भी मुल्क की तरक्की में वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये अफराद अपने फ़न और सलाहियतों से अपनी कौम को तरक्की की मनाजिल की जानिब गामजन कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, इन्हीं चैलेंजेस में एक बड़ा मसला बेरोज़गारी का भी है और पाकिस्तान में नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बहुत सी अहम कामयाबियां जो हैं वो हासिल भी की जा सकती हैं। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं ना, कि नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है उसमें। ये नौजवान तालीम के उसूल के बावजूद बेरोज़गार हमें नज़र आ रहे होते हैं और उनकी दुरुस्त समत में रहनुमाई अगर की जाए, उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएँ तो ना सिर्फ इन नौजवानों को रोज़गार मुयसर आ सकेगा बल्कि पाकिस्तान को भी तरक्की का एक नया रास्ता दस्तयाब होगा। हमारे नौजवान सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान छोड़ें, बाहर चले जाएं, बाहर हम कोई काम भी कर लेंगे, पाकिस्तान में हमें नौकरियां नहीं मिल रही होती हैं और हमारे पास एजुकेशन है लेकिन स्किल के साथ कमी है। बिल्कुल ऐसी है। और अगर हम बेरोज़गारी के मसले पर हम इजलास और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाए ना इन चीज़ों को, तो इन तमाम चीज़ों का हम खात्मा कर सकते हैं। बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है। जब तक नौजवानों को आप फ़नी तरबियत फराहम करके हुनरमंद ना बनाएं, तब तक मेरा ख्याल है कि हमारा जो मुआशरा है वो तरक्की नहीं कर सकता। और जिस तरह पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, हुनरमंद अगर अफराद जिस तरह से अगर काम कर रहे हो तो मुल्क तरक्की करेगा। मुस्तकबिल पाकिस्तान का संवर सकता है। और जो हम मंजिल अपनी जिस रास्ते पे हम गामजन हैं और मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो हम तभी ये मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी टाफ्टा राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, स्किल्स और एजुकेशन, हम फंस गए। हम सिर्फ या तो एजुकेशन की जानिब चले जाते हैं, स्किल में हम लोग उस तरीके से नहीं कुछ बेहतरी कर पाते, बच्चों को स्किल नहीं सिखा पाते। और अब दूसरा मसला एक और चल पड़ा है, सिर्फ स्किल की जानिब बढ़ रहे हैं। क्या दोनों का इम्तजाज होना चाहिए? एक तो जी मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और 92 न्यूज़ का, क्योंकि ये बहुत ही अहम दिन था जिसके हवाले से आपने अपना सेगमेंट डेडिकेट किया। और दूसरा, जितने भी हुनरमंद लोग हैं पूरी दुनिया में, मैं आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि अगर आज से 30-40 साल पीछे आप चले जाए ना हमारा, तो वो तरक्की माकूस वाला काम है। और बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने किया है। ये मिडिल के बाद जो 9th 10th होती थी उसमें आ जाता था कि आप एग्रीकल्चर रखेंगे, ये ज़राअत बाकायदा पढ़ाई जाती थी क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़री थी। इसके अलावा भी हुनर सिखाए जाते थे, लकड़ी का, दूसरे तीसरे चौथे, ये बाकायदा हर स्कूल का एक शोबा होता था जिसमें टेक्निकल तालीम दी जाती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो टेक्निकल बिल्कुल ही अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया। लेकिन बहरहाल ये है, कुछ ऐसे लोग हैं, अब देखिए हमारे करोड़ों बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, ये कुछ वो लोग हैं जिनको इमीडिएटली 3 महीने 6 महीने को कोर्स करके साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें हमारा ये बहुत बड़ा रोल है टैप्टा का। ठीक। अच्छा राय साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में एक राय है कि यहाँ पर जितनी नौजवान आबादी अगर हम उसको हुनरमंद बना दें तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई दुरुस्त बात है? और अगर आजकल की बात की जाए तो नौजवानों को कौन से स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी सीखने चाहिए? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और बेरोज़गारी ख़त्म करने का, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, ये वाहिद तरीकाकार है जो अब रह गया ना, सादा BA। मैं कहता हूँ इवन आप देखें पहले लोग MBA करते थे, MBBS अलग करते, अब उसका भी ब्लेंड आ गया कि आप इंजीनियर हैं, साथ आप MBA भी हैं, आप डॉक्टर हैं, साथ आपने 2 डिग्रीज और भी की हुई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास या आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है जी मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं कुक भी हूँ, मैं माली भी हूँ, मुझे ये काम भी आता है, हमने नहीं भी रखना तो हम कहेंगे जी इस बंदे को तो आज ही रख लें। बिल्कुल। अच्छा, अब एक दूसरा आ गया, जानने वाला भी है, किसी की सिफारिश भी है, जी आपको क्या आता है? वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं आता। आप बिलीव कर लें, एक शख्स भी ऐसा पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा जिसको सही हुनर आता हो और वो बेरोजगार हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। या वो अपना कारोबार करेगा बल्कि 2-4 और लोगों को उसमें देगा। अभी हमने कुछ, हमारा भी अप्रेंटिसशिप एक्ट पास हुआ है 60 साल के बाद, ये पंजाब में एक बड़ा कारनामा है समझें। उसमें ये किया गया है कि हमारा जो डिमांड हमें आएगी फैक्ट्री से या जहाँ पे उसकी खपत है वहाँ से, कारखाने से, उसके मुताबिक हम थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल वो वहाँ जाके करेगा। उस दौरान उसको काफ़ी सारी कोई 80% तनख्वाह भी मिलेगी और गारंटेड जॉब है उसकी। हाँ जी। उसके अलावा देखिए फीमेल्स का हमारे पास को 40% है। हमारे पास ये सब इंजीनियर्स बनते हैं 3 साल वाले, उनके फिर आगे मुख्तलिफ शोबे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फला करके 200-250 ट्रेड्स हैं। फिर ये और लड़कियों के अलग अलग कोर्सेज हैं। हमारे एक डिप्लोमा होता है, उसके बाद 100% गारंटीड जॉब होती है। कल एक बच्ची को मसला था, वो रहीम यार खान से आई थी, पूरे पंजाब से लोग उसमें आते हैं।
असल इशू ये है कि ये इतनी महंगी तालीम है। देखिए ना, आम तालीम के लिए क्या चाहिए आपको? एक कमरा और एक कुर्सी और एक मेज और आप एक टीचर और खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर दें। यहाँ पे आपको मशीनरी चाहिए और ये करोड़ों रुपए की मशीनरी है। आज अभी हम इस डे के हवाले से अब ये फंक्शन भी शुरू करने लगे हैं थोड़ी देर तक। उसमें चाइना के साथ और ज़ल्मी फाउंडेशन के साथ मिलके हम एक MOU साइन कर रहे हैं। चाइनीज ने हमें ऑफर किया है कि ये जो हमारा 3 साल वाला डिप्लोमा होता है ना, जो सब इंजीनियर्स बनते हैं मैट्रिक के बाद, उसमें ये होगा कि 2 साल वो यहाँ पे पढ़ेंगे और 1 साल वो चाइना में जाके पढ़ेंगे और वो साल का खर्चा सारा चाइनीज गवर्नमेंट देगी और वो जॉब्स भी गारंटेड है। एक्रेडिटेशन की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिग्री है ज़ाहिर इसकी वो वैल्यू नहीं है जो उसके साथ अगर एक स्टैंप जर्मनी की या जापान की या UK की लगती है। हमारी फाइनल स्टेज है, सिर्फ कोई फी का हमारा इशू है क्योंकि डॉलरों पे होती है। उससे आप अंदाजा कर लें कि हमारा जो भी शख्स बाहर जाएगा फॉरेन कंट्री में, उसकी कम से कम 3 गुना सैलरी बढ़ जाती है। अगर वो 30,000 ले रहा है तो फिर वो 90,000 लेगा। ठीक है राय साहब, एक और अहम चीज़ हम टेफ्टा के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ ई-कॉमर्स की भी बात करेंगे कि टेफ्टा उसमें क्या कर रहा है, वो उन स्किल्स के लिए क्या टेफ्टा काम कर रहा है। लेकिन हम स्कूल्स की ख़ास तौर पर बात करें सर, वहाँ पर आप क्या समझते हैं? पढ़ाई पर तो बहुत जोर दिया जा रहा होता है और उस पर चलें अलग क्वेश्चन हैं कि रट्टे पे जोर दिया जा रहा होता है या कॉन्सेप्ट्स पे जोर दिया जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर स्किल्स पर बात क्यों नहीं होती? वहाँ पर हुनर क्यों नहीं सिखाए जाते? छोटी उम्र में हुनर आसानी से सिखाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है और ये 40-50 साल पहले ये बिल्कुल होता था। अब पता नहीं ये क्यों आहिस्ता आहिस्ता करके, देखे ना हमारे ये जो अभी है एनरोलमेंट का एक मसला बना हुआ है स्कूलों में कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कोई एक टीवी चैनल कहता है 55 लाख हैं, कोई कहता है 35 लाख हैं, कोई कहता है 2.5 करोड़ है। अंदाजा कर लें कि हम आज तक बच्चे नहीं गिन सके। ये आज से 30 साल पहले चले जाएं, हर रजिस्टर स्कूल में मौजूद होता था, यूनियन काउंसिल में होता था और ये सारी तादाद होती थी। ना अब हमारे पास डेटा है, ना कोई एफर्ट है। एक जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग है, सुबह उठे कोई फाइलें निकालनी, हर अफसर क्या, महकमा क्या। स्कूल एजुकेशन में मैं खुद रहा हूँ, मुझे वहाँ के हालात पता हैं। 4-5 लाख टीचर हैं, सिर्फ उनकी छुट्टियां तबादले करते करते सारा दिन गुजर जाता है। सेक्रेटरी जो काम शुरू करता है ना असल, वो रात के 8 बजे स्टार्ट करता है। कोई भी बिल्कुल होना चाहिए और ये पैरेलल जब तक दोनों नहीं होंगे ये काम नहीं बनेगा। सही। अच्छा, लेकिन राय साहब हम देखते हैं कि एक मसला है ना, पाकिस्तान में हुनर वाले जो काम होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनको अच्छी नज़र से देखा ही नहीं जाता और काम करने को आर समझा जाता है। जबकि अगर जो एक वेल ड्रेस माहौल में दफ्तर में बैठा है उसको बिल्कुल उस पर प्राउड मतलब लोगों को होता है कि बड़ा अच्छे नौकरी कर रही है। इन चीज़ों को, ये इस मसले को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? दिस इज द कोर क्वेश्चन। कोर क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियाद है उस चीज की। देखे ना, हमारा बंदा बाहर जाके झाड़ू भी दे लेता है, प्लम्बर का काम भी कर लेता है। अब मैंने कहा मेरी सैलरी फर्ज करें 1 लाख है और मुझे पता लगे ना कि मैं कसाई की दुकान बना के 5 लाख कमा सकता हूँ, मैं कहूँगा जी अब मैं गोश्त बेचना शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब ये अंग्रेज यहाँ पे आया तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा कमी इंट्रोड्यूस कराया, नाई, मोची, धोबी, यानी जो काम वाले लोग थे, जो मुआशरे के मोहसिन हैं, जो मुआशरा बनाते हैं, उनको उन्होंने कहा जी अब आपको तो बिल्कुल लो कैटेगरी है। और उसके फिर उन्होंने उजरत वगैरह टोपों में मुकर्रर की, गंदम के टोपे दिए। अच्छा, वो उस कमी की वजह से ये है कि जो काम करेगा वो कमी होगा और वो कमजात होगा। हालांकि देखिए हदीस पाक में आता है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक शख्स गया और उसको यहाँ पे काम करके चंडियां जो पड़ती है निशान, तो हजूर सल्लल्लाहु ने उससे बोसा दिया और फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और जो हलाल रोजी कमाने के लिए जाता है उसको फरमाया कि वैसे जैसे जहाज पे गया हुआ है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि इस टैबूज को, इस चीज को हम खत्म करें और बताएं कि ये कुरान हदीस के खिलाफ है। और ये लोग जिन्हें हम नीची नजर से देखते हैं, अब तो खैर काफी बेहतरी उसमें आ रही है तालीम के साथ साथ। देखें ना, अब नाई को अभी सैलून बन गया है, जो तरखान थे वो फर्नीचर्स हो गया है, यानी थोड़ा सा उसमें चेंज आ रही है। लेकिन ये हमें सबको मिलके, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, मीडिया में, मस्जिदों में, हर फोरम पे ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। मैं तो यकीन कर लें कि कहता हूं कि अगर ये 7-8 कमी जो अंग्रेज ने बनाए हुए हैं, अगर इनको हमारी जिंदगी से निकाल दें, 1 महीने बाद हमारी शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, जो लोग टेफ्टा से आके कोर्स करते हैं, हमारी बिल्कुल ऐसी है, टेफ्टा से जो लोग कोर्स करते हैं उसके बाद कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि हम अपना काम करें, लेकिन अपना काम करने के लिए उनके पास सरमाया नहीं होता, तो उनको कुछ लोन भी दिया जाता है, उसका भी कोई स्ट्रक्चर बनाया गया? अच्छा, आप दोनों इतने अच्छे सवालात कर रहे हैं, लगता है आप टेफ्टा में की जॉब करते रहे, या आपके पास इन्फॉर्मेशन है पूरी। अच्छा, बिल्कुल उनको हम ये सपोर्ट करते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और बगैर सूद के यकूत फाउंडेशन के साथ मिलकर डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ हमने उनको लोन की स्कीम शुरू की। बगैर सूद के उनको हम कर्जा देते हैं और मजे की बात है कि ये जितने भी कर्जे जाते हैं ये 99% वापसी होती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आपको पता है, बहुत बड़ा बजट में पैसा रखा है इन्हीं कामों के लिए।
वो भी हमारा है। कोई जॉब करना चाहे तो उसकी जॉब गारंटेड जॉब होगी इंशाल्लाह। अब अंदाज़ा कर लें कि ये इतनी महंगी तालीम है कि करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी होती है। हमारा एक इदारा जो है ना वो कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ इसमें बनता है। एक एक इदारा हमारा 100 कनाल जगह है मेन रोड पे, उसके अलावा अरबों में भी बात चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट से हम बहुत कम फीस वसूल करते हैं, बिल्कुल नॉमिनल जिसे कहते हैं ना, एक टोकन फीस होती है। अगर वो दिन के लगाएं तो कोई 10-15 रुपए बनेंगे। आज जिन बच्चों ने हमारे टॉप किया उनको हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं 0 मीटर और प्राइजेस दे रहे हैं, उसके बाद हम उनको लोन दे रहे हैं। इसमें अगर लोग आते हैं, अच्छा अभी हमने एक और भी सोचा है, उसमें हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, थोड़े दिनों तक हम स्टार्ट भी उससे कर पाएंगे। वो काम हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि 4-5 कोर्सेज को ब्लेंड करके ना एक कोर्स बना दिया जाए। मसलन एक बंदे को इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, फलां कुक का, इस तरह के 6-7 हुनर सिखा दिए जाएं तो उसकी जॉब फिर देखें ना, जो 25,000 वाला है वो 50 पे। और कोविड के दिनों में जो आपने पहले पूछा, इशारा आपने किया उसकी तरफ, वो ये हमने किया कि हमने ई रोजगार की तरफ लेके आए। फेसबुक के साथ खासतौर पर खवातीन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। उसका देखें कितना इम्पैक्ट हुआ। जहां पे इसके नुकसान हुए वहां पर इसके साथ मतलब फायदे भी हुए कोविड के। फायदे ये हुए कि हमारे जो लोग ये आम इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वगैरह थे ये कमाते थे, हमने प्लेसमेंट सेल एक बनाया हुआ है, हम उसके पीछे फॉलो करते हैं कि हमारे लोग कहाँ गए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। ये लोग 6 महीने का या साल का कोर्स करके कमाते थे 25,000 रुपए औसत महीना। और जो ई रोजगार का हुआ वो 3 महीने का कोर्स था, सिर्फ 3 महीने का, और उनकी एवरेज निकली 36,000 रुपए महीना। तो ये इसलिए बहुत अच्छी अर्निंग भी है और वो फ्री लांसर्स हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फ्री लांसर्स का तो दौर है जी राय साहब। हम इसीलिए ई कॉमर्स की भी आपसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। दिन है आज और हुनर के बगैर आप जो मर्जी कर लें, आप किसी शख्स को कामयाब नहीं बना सकते हैं। हुनर स्किल, आज तो बात ही सिर्फ स्किल्स की हो रही है। आप देखें कि इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि उनके ऊपर इतना बिजनेस हो रहा होता है और वो सिर्फ स्किल की बेस पे हो रहा है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को आप देखें, वो स्किल्स हैं और वो उसकी बुना पर। और आप देख लें जो इकरा बात कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम ऐसे उनको ना देखते हैं पता नहीं किस नजर से कि भाई जो हाथ से मेहनत कर रहा है ये क्या काम कर रहा है। हम लोग कहते हैं ये क्या काम कर रहा है। हम लोगों को वो हम लोगों को अच्छा लगता है जो कमरों में एसी में वेल ड्रेस्ड और बिल्कुल इस तरह के एक एनवायरनमेंट होता है जिस तरह का होता है ऑफिस का, उसमें बैठे हम लोग कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। बस आप ये नहीं देखते इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की हमें ज़रूरत है। खैर कुछ तब्दीली और भी आ जाने वाली है, उम्मीद करते हैं कि ऐसी तब्दीली ना हो। तुम कह रहे थे ना हर 15 दिन बाद ही, तो मेरा ख्याल है ये वही वाला है। अब तो हर 15 दिन बाद है ना, तो फैसला हो गया हुआ है। तो ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि ओगरा ने समरी में पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 11.5 रुपए तक फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। तो अब ये ईदी मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही है, तो फैसला आज हो जाएगा। ये अब फैसला होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा मेरा ख्याल है आवाम की जो है ना जेब पे बड़ा भारी होगा। जबकि अगर हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसमें जो है उसकी कीमत 2 रुपये 40 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की सिफारिश दी गई। और जराए बताते हैं कि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। अच्छा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला तो वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत से ही होगा, जिसके बाद कीमतों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर वज़ारत ख़जाना जारी करेगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर अमल दरामद 16 जुलाई से हो जाएगा। अच्छा, ख्याल रहे कि 30 जून को वफाकी हुकूमत ने 15 जुलाई तक के लिए पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर महंगा किया था। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बात गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि जी कि आलमी कीमतों को भी तो आप देखें कि आलमी कीमतें जो हैं वो कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब आलमी कीमतें तेल मसनूआत की बढ़ रही होती हैं तो फिर हमें भी बढ़ानी पड़ती हैं। और दूसरी जानिब जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जी कि पहले इतना बम फेंक दिया जाता है कि जी कि 11 रुपये बढ़ा देंगे, 10 रुपये बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब फैसला होता है जी नहीं 3 रुपये बढ़ा दें, 2 रुपये बढ़ा दें, 5 रुपये बढ़ा दें, तो वो लगता है कि जी कि 50% शायद रिलीफ ही दिया गया। तो दोनों तरफ से इस किस्म की बातें हो रही हैं। आज हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फैसला होता है। कि ये जो 11 रुपये इसमें फिर कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, और वो रिलीफ वाकई में आवाम के लिए रिलीफ होगा भी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो कीमत जब वो कहाँ पर पहुँच। अच्छा, वैसे पेट्रोल जब महंगा होता है या फिर हम डीजल को देखते हैं महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। खैर हमने ये बात की है, कल आपको बता रहे होंगे कि जी कि क्या फ़र्क पड़ेगा इससे और क्या किया गया। आप कराची वाले लेकिन फिर भी तैयार हो जाएं क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई की। अच्छा, शहर क़ायद में शिमाल मगरिब किस्म से हवाएं चल रही हैं। शहर के शिमाल मगरिब में थंडर सेल्स बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके नतीजे में शहर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अच्छा,
शहर कायद में कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा और महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है और 20 और 21 जुलाई को बारिश हो सकती है। अच्छा, ये मानसून का जो है वो पहला स्पेल है जिसमें दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी। जुलाई के आखिर में भी बारिश का एक स्पेल मुतवक्के है, जबकि कराची में गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो दोपहर को भी तेज़ बारिश हुई थी। हाँ, और मानसून के स्पेल में दूसरी बारिश ने मौसम को खुशगवार बनाया और कराची के बेशतर इलाकों में बादल बरसने से हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी जमा हो गया था और ट्रैफिक की रवानी भी मैं सोच रही थी खुशगवार तो बनाया, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मसला भी हो जाता है। मसाइल है, वो तकलीफ होती है जब पानी खड़ा हो जाता है, आप ये देख भी सकते हैं। अच्छा, कराची का मौसम कैसा है? हम अपने नुमाइंदे से भी बात करते हैं। शिराज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शिराज, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है? बारिश कल भी हुई तो आज मौसम कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं? वालेकुम सलाम जी। आज जो है कराची का मौसम इंतहाई गर्म और मतलूब है और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। वो कि शहर में मानसून का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह के औकात में हम अक्सर देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो देखी जाती है और शाम में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो बरस जाती है। इस वक्त शहर के अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कम से कम टेम्परेचर महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इस वक्त जो शहर का मौसम है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था। हम ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज शाम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो तेज़ बारिश होने का इम्कान है, जबकि ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ताहम ये सिलसिला पूरे महीने जो है वो रहने की तवक्को है और ईद के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। ताहम इंतजामात की अगर बात की जाए तो इंतजामात काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। नालों की सफाई के हवाले से भी हमने देखा कि इकदाम का सिलसिला KMC, DMC और जो NCOC की जानिब से जो है वो सिलसिला जारी है ताकि शहरियों को ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों के दौरान पानी जो है वो सड़कों पर जमा रहा, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा। निकासी आपका सिस्टम मौसर ना होने की वजह से इलाकों में जो है वो हमने देखा कि अब तक पानी जमा है और कई इलाकों में अब तक वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाकों में ताफुन भी फैल रहा है। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो मौसम है वो गर्म महसूस हो रहा है, गर्मी शदीद महसूस हो रही है। नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी दी जा रही है कि आज शाम को जो है शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश होने के इम्कानात हैं। चलिए ठीक है, आपने तो हमें बताया कि गर्म और मरतूब है इस वक्त मौसम, और हम जान लेते हैं महकमा मौसमियात क्या कहता है इस हवाले से। शराज आपका शाह, डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, वैसे तो नवीद सुनाई गई कि आज कराची में बारिश होगी और कराची वाले तैयार हो जाएं, हमने इंतबाह भी जारी कर दिया लेकिन आज तो बड़ी गर्मी पड़ रही है सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में वही जो मानसून की सिस्टम है ना कराची के लिए, ये मशरक, जनूब मशरक या फिर शुमाल मशरक इस जानिब से आते हैं, तो सिस्टम के अप्रोच करने से पहले अमूमन सी ब्रीज़ कट ऑफ हो जाती है, जो समंदरी हवाएं हैं वो मुनक़ते हो जाती है, जैसे कि 2 दिन से हो रहा है कम से कम दिन के पहले हिस्से में। और उसकी वजह से जाहिर है कि वो बादल जो लो क्लाउड्स आया करते हैं सी ब्रीज़ के नतीजे में वो बादल छट जाते हैं, सी ब्रीज़ नहीं होती तो गर्मी पड़ रही होती है अच्छी खासी दोपहर तक, और दोपहर के बाद फिर वो हीटिंग की वजह से भी उसको फ्यूल और एनर्जी मिलती है बादलों को, तो वो कन्वेक्शन एक तरह से बढ़ती है और बिल्डअप होता है, तो फिर थंडरस्टॉर्म के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब सुबह में बादल बिल्कुल छट जाएं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो, तो ये इस बात की एक इंडिकेशन होती है कि शाम में यहाँ कुछ ना कुछ वेदर होने जा रहा है। सही। अच्छा सरदार साहब, क्या इस बारिश के स्पेल के दौरान शहरी इलाकों में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान है? नहीं, कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है फ्लैश फ्लड का, इसलिए कि बहुत हैवी स्पेल नहीं है। जनरली तो मॉडरेट है, किसी जगह में, किसी आइसोलेटेड जगह में थोड़ी देर के लिए हैवी शावर्स हो सकते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो नशेबी इलाके हैं उनमें कुछ देर के लिए पानी खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ इतनी कोई मेजर ख़तरा नहीं है। ठीक है सरदार साहब, कराची की तो हमने बात की, बाकी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। मौसम कैसा रहेगा सर? देखिए, ये जो स्पेल चल रहा था पिछले तकरीबन कमोबेश 1 हफ्ते से चल रहा था, ये बड़ा ज़ोरदार स्पेल था। इसमें आपने देखा कि शुमाल में मतलब सियालकोट से लेके एबटाबाद तक और कहाँ कहीं अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल रही, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और अभी इसी स्पेल में कल बलूचिस्तान के इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। ये जो ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके हैं, कोलू, सिब्बी, बारखान और ये जो पंजगूर,
इस तरह नीचे चले जाएं तो गवादर, इन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश हुई है। तो वहाँ के नदी नालों में दालबंदीन वगैरह पे और कीथर की पहाड़ियों के साथ कुछ फ्लैश फ्लडिंग टाइप चीज़ हुई है। अच्छा। तो ये स्पेल जो है कराची में तो कल तक है, और सिंध सेंट्रल एरियाज़ में, सेंट्रल सिंध में और परसों दोपहर तक होगा, और नॉर्थन एरियाज़ में भी आज किसी हद तक होगी बारिश, लेकिन सब साइड कर जाएगा ये। फिर आगे पहले आपके 18-19 से दूसरा एक तगड़ा स्पेल आएगा शुमाली, यानी कि सर ईद पे बारिश होगी। ईद पे कम से कम नॉर्थ में तो बारिश होगी, साउथ में कोई इतने चांसेस नहीं है, कराची में और सिंध में कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है ईद पे बारिश होने के। यहाँ वालों की ईद खासकर कराची में कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में और अपर सिंध में कुछ ना कुछ चांसेस हैं। अलबत्ता आपके शुमाली इलाकों में यानी पंजाब में उधर केपी और हज़ारा डिवीजन और उन सब एरियाज़ में ईद पे बारिश होगी, अच्छी खासी बारिश होगी। वहाँ पर ईद अच्छी गुजरेगी। ईद पे अच्छी खासी बारिश होगी, ईद अच्छी गुजरेगी। ईद उल अज़हा पे बारिश होना वो कितनी मुश्किलात हो जाती हैं, वैसे ही कुर्बानी भी करनी होती है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और आपने बताया कि मौसम कैसा रहेगा। कराची वाले तैयार हों, 1 बजे के बाद जो है बारिश होने के फुल अच्छा मौसम हो जाएगा तो आप लोग एंजॉय कर सकेंगे उस मौसम को घरों में रहकर। बारिश को आप एंजॉय करेंगे और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।